हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कंपटीशन क्रैकर। फिलहाल आज का वीडियो की डिस्कस करते हैं। आज का जो वीडियो है दोस्तों वो है फॉर दो स्टूडेंट जिनका की सब्जेक्ट है ईपीएस 09 कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, हमने एक हैंड रिटन नोट्स की सीरीज या कोर्स आपके लिए तैयार किया जिसमें कि 50 से ज्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में भी आए हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, और उसके साथ साथ उनके आंसर्स भी उसी पीडीएफ में उसी क्वेश्चन के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन और आंसर दोनों हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हैंड रिटन नोट्स में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसके लिए अब इसको आपको अगर बाय करना है, पेड कोर्स है, तो आप इसको 50 रुपीज देके बाय कर सकते हैं। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन हो रहा है कि आखिर आप बाय कहां से करेंगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा दोस्तों। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपको दिख जाएगा। यहाँ पर बुक का नाम लिखा होगा, 50+ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हैंड रिटन नोट्स आपको दिख जाएगा, और यहाँ पर अमाउंट आपको दिख जाएगा, और इस तरीके से बाय नाउ का यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आपको नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर अपना वहां पर डालना होगा। उसके बाद आप ठीक है पेमेंट गेटवे पे पहुंच जाएंगे। वहां पर आप किसी भी मीडियम से डेबिट कार्ड वगैरह या पेटीएम जो भी आप यूज करते हैं उससे आप वहां पर पेमेंट कर सकते हैं, और जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी तुरंत आपकी जो पीडीएफ है वो खुद से डाउनलोड हो जाएगी, या अगर डाउनलोड या ईमेल भी आपको आएगा, एक ईमेल से भी आप डायरेक्टली उसको पीडीएफ आपको ईमेल पे भी सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या अगर आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो फर्स्ट जो कमेंट होगा उसमें भी आपको लिंक आपकी मिल जाएगी। उस कमेंट में आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इसी गेटवे पे पहुंचेंगे जहां पर आपको लिखा होगा, ये कंपटीशन क्रैकर्स लिखा होगा, ये बुक का नाम दिया होगा, और यहाँ पर अमाउंट और बाय नाउ का ऑप्शन, बाय नाउ पे क्लिक करके प्रोसीजर फॉलो करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल ये है लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पर हमने डिस्कस किए थे, और अगर आपने ये पीडीएफ कुछ लोगों ने बाय भी करी, तो जिन्होंने ये पीडीएफ बाय करी उसको आप लोग को दिखा होगा कि यही क्वेश्चन नंबर जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, यही सारे क्वेश्चन आपको उस पीडीएफ में भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप वहां से अच्छी तरीके से आंसर्स को लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस फॉर्मेट में किस तरीके से आंसर लिखा गया है, और किस तरीके के कीवर्ड्स या किस तरीके के वर्डिंग उसमें यूज करनी है, और किस तरीके से जो है अपने जो आंसर्स है उनको एक शेड्यूल्ड वे में लिखना है, तो वो सारा आपको उन नोट्स से दिख जाएगा। यहाँ पर फिलहाल मैं जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ। बात अब चलते हैं थोड़ा आगे। क्वेश्चन नंबर 5 पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। जिनके पास पीडीएफ है, जिन्होंने बाय करी थी पिछले बार, वो भी देख लेना। पीडीएफ में भी आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो यही है, सारे क्वेश्चन वही पीडीएफ से ही उठा के मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, जो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें भी क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आप यहाँ पर से पहले एक्सप्लेनेशन सुन लो, जो मैं एग्रेरियन क्लास फॉर्मेशन का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ उसको आप आराम से सुनना। उसके बाद आप सीधा पीडीएफ की तरफ को जाना और फिर समझना कि किस तरीके से आपको एक्सप्रेस करना है चीजों को। यहाँ पर मैं आपको सिंपल कंसेप्ट बताऊंगा कि क्या इसका कंसेप्ट है, उसके बाद आप एक्सप्रेस कैसे करना है, किस तरीके से आंसर लिखना है, वो आप वहां पर जाके देख लेना। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस ऑन एग्रेरियन क्लास फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस ऑन एग्रेरियन क्लास फॉर्मेशन। तो सबसे पहले बात करें एग्रेरियन क्लास की, तो एग्रेरियन क्लास दोस्तों आपको किस एरिया में देखने को मिलता है? रूरल एरियाज में आपको देखने को मिलता है। अब रूरल एरियाज में क्या रहता है, बेसिकली यहाँ पर बहुत सारा इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलता है इकोनॉमिक बेसिस पे और पॉलिटिकल पावर पे। अब इकोनॉमी की बात करें रूरल एरियाज की इकोनॉमी डिपेंड किस पे करती है? एग्रीकल्चर पे, या आप कह सकते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन पे, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन पे रूरल एरिया की इकोनॉमी डिपेंड करती है। अब बहुत सारी अगर हम बात करते हैं 18, 19, 20th सेंचुरी की, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 18th सेंचुरी की, तो उस टाइम पे बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट एग्रेरियन क्लास हुआ करती थी। अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका की, तो अमेरिका में क्या हुआ करती थी? स्लेवरी देखने को मिला करती थी। अब बात करते हैं थोड़ा अमेरिका से ईस्ट की तरफ को, यानी कि यूरोप की बात करते हैं, मेडाइवल यूरोप की अगर हम बात करते हैं, तो यूरोप में आपको देखने को मिलता था फ्यूडल सिस्टम, यानी कि जमींदार वगैरह वहां पर हुआ करते थे। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एशियन कंट्रीज जो कि कॉलोनियल कंट्रीज हुआ करती थी, वहां पर आपको देखने को मिलता था क्या? जहां पर आपको देखने को मिलता था कैपिटलिज्म, एग्रेरियन कैपिटलिज्म आपको देखने को मिलता था। ठीक है, एग्रेरियन कैपिटलिज्म में क्या होता था कि जो बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट क्लास हैं वो आपसे रॉ मटेरियल खरीदेंगे, आपको बहुत कम दाम देंगे, उसके बाद जब उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो अपना बहुत ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। दिस वाज एग्रेरियन कैपिटलिज्म। ठीक है, अब जो स्लेवरी थी, स्लेवरी में क्या थे? बेसिकली डेप्ट बॉन्ड या वेज लेबर्स हुआ करते थे जिनको कि सबऑर्डिनेट क्लास डोमिनेट करती थी। उसके अलावा फोर्स किया जाता था उनको टू वर्क इन बैड मैनर्स, या जो बैड कंडीशन में भी उनको वर्क करने के लिए फोर्स किया जाता था विथ वेरी लो वेजेस।
ठीक है। अब ऐसे टाइम पे जब इतनी सारी जो स्लेवरी थी, मेडिवल यूरोप में फ्यूडल सिस्टम था, कैपिटलिस्ट मॉडल था, एग्रेरियन कैपिटलिज्म था इन कॉलोनियल स्टेट्स, तो उस टाइम पे भी सिर्फ और सिर्फ जो स्मॉल लैंड होल्डर्स यानी कि ऐसे लोग जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी, वो लोग क्या कर सकते थे, ऐसे टाइम पे भी सर्वाइव कर सकते थे। अब वो भी इंडिविजुअली सर्वाइव नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर आपने नाम सुना होगा कॉपरेशन करना शुरू किया, कोऑपरेटिव एसोसिएशन बनाने अपने शुरू किए, कोऑपरेटिव या एसोसिएशन अपने बनाने शुरू करे ताकि वो compete कर सकें विद द बिग लैंड ओनर्स। ठीक है, जिनके पास छोटे छोटे खेत थे अब आपस में सब मिल गए तो उनके पास थोड़ा ज्यादा खेत हो गए मिलके, तो ऐसे कॉपरेशन में वर्क करके उन्होंने जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करके उन्होंने कैपिटलिस्ट को चुनौतियां दी या उनसे कॉम्पीट करना शुरू करा। अब क्या हुआ दोस्तों, इस टाइम पे ही अगर हम बात करते हैं 20th सेंचुरी की, आपको वर्ल्ड वॉर सेकंड देखने को मिल जाता है 1940s के आसपास। तो 1940s के आसपास जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और आपने देखा कि किस तरीके के जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज थी या एग्रीकल्चर जो एग्रेरियन क्लास थी उसकी क्या हालत थी, तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बहुत ज्यादा सप्लाई जो है वो बढ़ गई और इसकी वजह से यहाँ पर अकाल, ठीक है, अकाल, स्टार्वेशन और फैमाइन जैसी कंडीशन देखने को मिली, जिसके कारण जो देश थे उनकी पूरी तरीके से जो इकोनॉमी थी वो ध्वस्त होनी शुरू हो गई। अब वर्ल्ड वार 2 जैसे ही खत्म हुआ तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि सबसे पहले तो वर्ल्ड वार 2 जैसे ही खत्म हुआ जो कॉलोनियल स्टेट्स थे वो इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गए। इंपेरियलिस्ट कंट्री ने छोड़ना शुरू कर दिया कॉलोनियल स्टेट्स को और उसके बदले यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड किए गए, लोकल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराए गए रूरल एरियाज में। उसके अलावा रूरल क्रेडिट बैंक, फेयर प्राइस शॉप्स, हेल्थ डिस्पेंसरी, पब्लिक वर्क ऑफिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा खुलाए गए, जिससे कि जो रूरल क्लास या एग्रीकल्चरल क्लास थी वो अपना डेवलपमेंट कर सके। उसके अलावा आज के कंटेम्प्रेरी पीरियड की बात करते हैं, ये तो पुरानी बातें हो गई कि स्लेवरी थी और यहाँ पर एग्रेरियन कैपिटलिज्म था, ये सारी तो पुरानी बातें। अगर हम कंटेम्प्रेरी बातें करें तो आजकल क्या होता है, मेनली ज्यादातर ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, तो यहाँ पर फार्मर्स का भी जो है या एग्रीकल्चरल क्लास का भी खास ख्याल रखा जाता है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, उनको अच्छी अच्छी ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं जिससे कि एग्रेरियन क्लास जो है वो अपना भला कर सकें और साथ ही साथ वो एज अ वोट बैंक बन सकें ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये था एग्रेरियन क्लास फॉर्मेशन। पूरा हमने देखा कि किस तरीके से स्लेवरी, फ्यूडल सिस्टम, एग्रेरियन कैपिटलिज्म हुआ करता था। उसके बाद वर्ल्ड वार 2 के आते आते किस तरीके की स्थिति हुई, फिर वहां पर किस तरीके से रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह, फेयर प्राइस शॉप्स वगैरह बनाए गए उनको आगे बढ़ाने के लिए, और फाइनली जो आजकल की डेट में पॉलिटिशियंस हैं वो किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके की पॉलिसीज बनाती है टू प्रमोट द एग्रीकल्चरल क्लास और वोटर बैंक की तरह भी उनको इस्तेमाल कर सके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रखा है दोस्तों, एक्सप्लेन द रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर एज एन इंस्टीट्यूशन। अब जो लेजिस्लेचर है यानी कि हमारी लॉ मेकिंग बॉडी है वो किस तरीके से आजकल डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर देते हैं कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज, जैसे कि इंडिया का सिनेरियो हम सबसे पहले लेके चलते हैं। इंडिया में दोस्तों आजकल आपको देखने को मिलेगी कैबिनेट। कैबिनेट का सबसे बड़ा हस्तक्षेप होता है किसी भी मैटर में। अगर कैबिनेट चाहे तो किसी भी कैबिनेट का जो है वो मेन डिसीजन रहता है, किसी भी बिल वगैरह को पास करना हो तो कैबिनेट का जो है मेन हस्तक्षेप उसमें रहता है। ठीक है, अब कैबिनेट के आने से जो लेजिस्लेचर है वो थोड़ा डिक्लाइन हो गई, क्योंकि हमारे इंडिया में या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम जहां पर भी देखने को मिलेगा आपको, वहां पर जो कैबिनेट है वो लीडरशिप में रहती है पीएम के, और पीएम का वन मैन शो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो कैबिनेट जो है मेन डिसीजंस लेती है। अब लेजिस्लेचर का वर्क होता है सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करना, डिबेट करना, और बाकी जो सजेशंस होते हैं वो फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होगी वो लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट में जो सजेशन लेंगे उनको कभी फॉलो नहीं करती है, वहां पर सिर्फ डिस्कशन करते हैं और फाइनली जो से रहता है वो कैबिनेट का रहता है। अब चलते हैं अदर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा यूएसए में। तो यहाँ पर क्या स्थिति है, यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट का वन मैन शो है। प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी बिल को पास होने दे, नहीं चाहे तो उस बिल पे असेंट न दे के बिल को फेल करा दे। और उसके अलावा प्रेसिडेंट के अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं फेडरल कोर्ट्स। अब फेडरल कोर्ट्स में क्या होता है, फेडरल कोर्ट्स के पास होती है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में देखेंगे अगर कानून उनको सही लगा, अगर उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है जो लेजिस्लेचर ने कानून पास किया है तो उसको सहमति दे दें। अगर उनको लगे कि थोड़ा भी कानून में कमी है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल उनको लगे तो तुरंत उसको जो लेजिस्लेचर ने जो लॉ पास किया है उसको वहीं पर ही
अल्ट्रा विरेस यानी कि नल एंड वॉइड घोषित कर दे। तो कोर्ट के पास भी ये पावर रहती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी देखने को मिलती है, बट इस हद तक नहीं जितनी की प्रेसिडेंशियल फॉर्म में देखने को मिलती है ये पावर। तो इसके चलते कहीं ना कहीं जो लेजिस्लेचर है वो डिक्लाइन हो जाता है ऐसी कंट्रीज में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। अब बात करते हैं दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जो कि कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या कम्युनिस्ट कंट्रीज में। कम्युनिस्ट कंट्रीज में तो लेजिस्लेचर का कोई काम होता ही नहीं है। वैसे तो लेजिस्लेचर यहाँ पर होता ही नहीं है, लेकिन अगर लेजिस्लेचर बॉडी हो भी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डिक्टेटर का या वन मैन शो चलता है, ठीक है, जो डिक्टेटर ने कहा वही सही है, वही कानून बन जाता है अगले दिन। तो लेकिन लेजिस्लेचर का वैसे कोई रोल है नहीं। लेकिन कुछ ऐसी भी कम्युनिस्ट कंट्रीज है जहाँ पर लेजिस्लेचर है, लेकिन ये सिर्फ प्रोपेगेंडा पर्पज से है ताकि और कंट्रीज भी इसको फॉलो करें, बट बेसिकली इनका कोई काम नहीं रहता है। तो लेजिस्लेचर वैसे ही डिक्लाइन है कम्युनिस्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब सम फेडरल पॉलिटिकल अरेंजमेंट। अब फेडरल पॉलिटिकल अरेंजमेंट के बारे में पूछा गया है। फेडरल मीन्स ऐसी कंट्री जहां पर कुछ इस तरीके के नियम अपनाए गए हों कि स्टेट गवर्नमेंट के अपनी पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ पावर। तो इस टाइप के मॉडल को कहते हैं फेडरल मॉडल या फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म के कुछ अरेंजमेंट हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप का अरेंजमेंट है फेडरेशन। फेडरेशन में क्या होता है दोस्तों, दो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट या रीजनल गवर्नमेंट, स्टेट या रीजनल गवर्नमेंट, दोनों को अपनी अपनी पावर्स दी गई हैं। तो सेंट्रल के पास अपनी खुद की पावर, स्टेट के पास भी अपनी खुद की पावर, लेकिन दोनों की इंटरडिपेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी। और जो सेंट्रल है वो कहीं ना कहीं हमेशा डोमिनेशन में रहेगा देन स्टेट या रीजनल गवर्नमेंट, ठीक है। बेसिक जो बड़े बड़े डिसीजन होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, स्टेट के पास कुछ छोटे मोटे पावर्स या छोटे मोटे डिसीजन मेकिंग की क्षमता। दूसरा फॉर्म आपको देखने को मिलता है, यह है डिसेंट्रलाइज्ड यूनियन। डिसेंट्रलाइज्ड यूनियन में क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड यूनियन में आपको देखने को मिलेगा जो सेंट्रल है उसकी तो अपनी पावर होगी, साथ ही जो स्टेट है उसको भी एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी मिली होगी। तो जो ये वर्ड है ना दोस्तों, जैसे यहाँ पर हमने यूज किया एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी, तो इस तरीके के भारी भरकम वर्ड हमें यूज करेंगे तो इससे इंप्रेशन ठीक बनता है, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड आप यूज करने की कोशिश करना, ठीक है। अब हम ये भी लिख सकते थे कि स्टेट के पास खुद की पावर्स होती हैं, ठीक है, इट्स ऑन पावर भी लिख सकते थे, बट एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी जब वर्ड का यूज करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड आप यूज करना वहां पर। और जिन्होंने पीडीएफ बाय करी है उनको तो वहां पर आपको मिल जाएंगे अच्छी तरीके से। मैंने अच्छे वर्ड इस्तेमाल किए हैं, कोशिश करना कि आप वैसे ही वर्ड का इस्तेमाल करने की वो करना। और जिन्होंने पीडीएफ नहीं भी बाय की है वो भी अच्छे वर्ड लिखना, ठीक है, अच्छे भारी भरकम थोड़ा वर्ड लिखना किसी उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब में आप भारी भरकम वर्ड लिख रहे हैं, किसी जगह पे, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी प्रोवाइड की जाती है, उनका खुद का लीगल सिस्टम होता है, यानी स्टेट अपनी लॉ, अलग अलग स्टेट के अलग अलग लॉ हो सकते हैं, ठीक है, खुद का लीगल सिस्टम क्योंकि वो बनाते हैं। उसके बाद उनका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन को अपने एडमिनिस्ट्रेशन को खुद से मैनेज कर सकते हैं। हेल्थ को, एजुकेशन को अपनी खुद से मैनेज करती है स्टेट। इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड यूनियन। यानी कि फेडरेशन में भी थोड़ा बहुत पावर स्टेट या रीजन को प्रोवाइड की जाती है, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड यूनियन में तो सेंट्रल का कोई हस्तक्षेप रहता ही नहीं है। स्टेट के पास खुद की एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी होती है, खुद के एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं और वो सब एंजॉय कर सकती है, ठीक है। आप कह सकते हैं ऑटोनोमस स्टेट, फुली ऑटोनोमस स्टेट या कंप्लीट ऑटोनोमस स्टेट आप कह सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर अगला जो फॉर्म है थर्ड, जिसको हम बोलते हैं कॉन्डोमिनियम, ठीक है। कॉन्डोमिनियम में क्या रहता है दोस्तों, कॉन्डोमिनियम इसमें क्या रहता है दोस्तों कि एक होस्ट कंट्री होगी या कोई भी एक टेरिटरी या कोई भी एक स्टेट जहां पर वैसे तो सेल्फ रूल होगा, बट एक्सटर्नली उसको कोई और कंट्री जो है वो गवर्न कर रही होगी। जैसा कि आपको मैं बता दूं, एग्जांपल है इसका एंडोरा एक टेरिटरी है या स्टेट है जिसमें कि सेल्फ गवर्नमेंट है, वहीं के लोग गवर्न करते हैं, सब चीज वहीं के लोग का होगा, लेकिन एक्सटर्नली उनको स्पेन और फ्रांस, दो ऐसी कंट्रीज हैं जो उसको एंडोरा को गवर्न करती है एक्सटर्नली, ठीक है। मतलब कि पॉलिटिकल रूप से तो खुद के ही लोग वहां के गवर्नमेंट बनाते हैं, बट एक्सटर्नली अगर हम देखें इकोनॉमिक मैटर, फाइनेंशियल मैटर वहां के, और जो एक्सटर्नल मैटर्स होते हैं उनमें सारा का सारा हस्तक्षेप रहता है फ्रांस और स्पेन का। तो आप कह सकते हैं कि सेमी कॉलोनियल स्टेट टाइप का ये एंडोरा रहता होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्डोमिनियम, ठीक है। फिर है अगला अदर टाइप के अरेंजमेंट। इसके अलावा क्या क्या अरेंजमेंट हो सकते हैं। पहला तो अरेंजमेंट हमने देखा फेडरल के अंदर फेडरेशन, दूसरा हमने देखा डिसेंट्रलाइज्ड यूनियन, तीसरा हमने देखा कॉन्डोमिनियम, उसके बाद हमने
अदर अरेंजमेंट में क्या होता है, आजकल नए टाइप के अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं दोस्तों, नए टाइप के अरेंजमेंट भी देखने को मिलते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक जो हमने फेडरलिज्म की बात की थी वो तो आपको सेंट्रल और स्टेट के बीच की पावर आपको दिख रही थी, लेकिन अब क्या होता है कि बहुत सारे जो ग्लोबलाइजेशन के चलते बहुत सारे नेशंस आपस में इकोनॉमिकली पॉलिटिकली इंटरकनेक्टेड हैं, एक में कुछ गड़बड़ हो गई तो उसका सीधा प्रभाव आपके दूसरे नेशन पे देखने को मिलता है। तो इसके चलते इंटरनेशनली भी कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव बॉडीज बनाई गई हैं जो कि एक जॉइंट डिसीजन मेकिंग का काम करती हैं। जॉइंट डिसीजन मेकिंग मीन्स अगर कोई भी डिसीजन लेना है इंटरनेशनली तो सारी कंट्रीज आपस में बैठेंगी, उसके बाद जॉइंट डिसीजन वो लेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल है सार्क, एशिया कंट्रीज के लिए एशियन, यूरोपियन यूनियन एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जैसे एशियन है इसमें आपको 5-6 कंट्रीज इनमें जुड़ी हुई रहती हैं, सार्क में भी ऐसे 8-10 कंट्रीज ऐसे जुड़ी हुई रहती हैं। तो आपस में जो ये कंट्रीज हैं वो जुड़ी हुई रहेंगी दोस्तों, और जो डिसीजन मेकिंग होगी जो कि इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग्स होंगी वो ये 5-6 जो कंट्रीज है वो आपस में मिलके जो है वो डिसीजन मेकिंग लेंगी, आपस में एक जनरल सीटिंग बिठाएंगी, उसमें ये डिसीजन लेंगी जो कि फेवर में होगा इन सभी 4-5 कंट्रीज के। तो इस टाइप के भी जो फेडरल अरेंजमेंट है वो आजकल देखने को मिलते हैं आफ्टर द कमिंग अप ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें पूछा गया है टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या अंतर होता है। टू पार्टी सिस्टम जैसा कि नाम से ही पता चलता है या तो उस कंट्री में 2 पार्टीज होंगी, या अगर 2 से ज्यादा पार्टीज हैं तो सिर्फ उसमें 2 ही पार्टीज ऐसी होंगी जो कि नेशनल पार्टीज होंगी, या 2 ही ऐसी पार्टी होंगी जिनको कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो गवर्नमेंट बना सकती हैं। अब जब इलेक्शन यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा तो लोगों के पास सबसे पहले तो 2 ही पार्टीज की चॉइस रहेंगी, तो चॉइस यहाँ पर कम रहती है 2 पार्टी सिस्टम में। और अगर हम बात करते हैं तो एक इसमें से ऐसी पार्टी जिसको ज्यादा वोट मिले, जिसको मेजॉरिटी मिली, वो तुरंत से क्या बना देगी, गवर्नमेंट बना देगी, और जो दूसरी पार्टी है वो सीधा का सीधा अपोजिशन में आ जाएगी। इसके अलावा कोई थर्ड कंडीशन यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोबेबली यही चीज देखने को मिलता है कि 2 आउट ऑफ 1, 1 आउट ऑफ 2, ठीक है, इन 2 में से सिर्फ एक ही ऐसी जॉइंट पार्टी होगी जो कि गवर्नमेंट बनाएगी, या जो ट्रांसफर ऑफ पावर होगा वो इन 2 पार्टीज के बीच ही आपको देखने को मिलेगा। वेयर एज मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करें वहां पर ऐसा नहीं होता है। मल्टी पार्टी सिस्टम में 2 से ज्यादा, मोर देन 2 से ज्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो रहती हैं। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज फिर यहाँ पर भी इलेक्शन सिमिलर वे में कंटेस्ट कराए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पार्टी यहाँ पर इलेक्शन जीतेगी या कंप्लीट मेजॉरिटी हासिल करेगी। 2 या 3 पार्टीज मिलकर भी यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट बनाती हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी एक पार्टी को नहीं मिल पाती है। तो 2-3 पार्टी आपस में कॉपरेशन में वर्क करते हुए जो है अपना गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करती है। तो इसी पे कि यहाँ पर 2-3 पार्टी मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो जो ये मल्टी पार्टी सिस्टम है इसमें 2 टाइप के वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे। पहला अनस्टेबल मल्टी पार्टी सिस्टम। अनस्टेबल मल्टी पार्टी सिस्टम मीन्स ऐसा सिस्टम जहां पर क्योंकि ये 2-3 पार्टीज या 2-3 पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट को चला रही हैं, तो इनके बीच कभी ना कभी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, या अपनी प्राइवेट मैटर को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो एक पार्टी दूसरी पार्टी से सपोर्ट ले ले और पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल कर दे, ठीक है। जैसा कि आपको देखने को मिलता है इंडिया में बहुत बार ऐसी चीज आपको देखने को मिल गई है। फिर होता है वर्किंग मल्टी पार्टी सिस्टम भी हो सकता है। पहला तो है अनस्टेबल हो जाए मल्टी पार्टी सिस्टम, दूसरा है वर्किंग करते रहे मल्टी पार्टी सिस्टम में। 2-3 पार्टी आपस में जुड़ी हैं, लेकिन जो पार्टी जुड़ी हैं उनकी आइडियोलॉजी सेम हो, पॉलिटिकल इंटरवेंशन उनके सेम हो, तो ऐसे केस में जो है वो स्मूथली वर्क कर जाती हैं ऐसी पार्टी। और जो अदर पार्टीज रहती हैं वो अपोजिशन में रहती हैं, वो भी ऐसे दंगे फसाद नहीं करती, किसी को खरीद फरोख्त का काम नहीं करती। तो पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है वो वर्किंग रहती है इसमें। और जैसा कि आपको नॉर्वे स्वीडन के केस में ये चीज देखने को मिलता है, ठीक है। इंडिया में भी ऐसा नहीं कि इंडिया में भी आपको ये वर्किंग मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलेगा कुछ स्टेट्स में, जहाँ बस कंडीशन ये है इसके लिए कि जो पार्टीज आपस में मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म कर रही हैं उनका जो ओवरव्यू होना चाहिए या उनकी जो आइडियोलॉजी होनी चाहिए, पॉलिटिकल इंटरवेंशन होने चाहिए, वो एक कॉमन अप्रोच की तरफ होने चाहिए, तब वर्किंग मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। अन्यथा आपस में उनके फूट हो जाएगी, आपस में वो लड़ना शुरू कर देंगे तो अपना समर्थन या सपोर्ट अपना वापस ले लेगी एक भी गवर्नमेंट,
टू अनस्टेबल मल्टीपार्टी सिस्टम में तब्दील। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, इतना चीज तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है, बाकी आप नोट्स से अगर जिन्होंने लिए हैं तो वहां पर से देख सकते हैं और क्या क्या पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। फिर डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। अब प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं दोस्तों, ऐसे सोशल ग्रुप्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को लेके या पर्टिकुलर डायमेंशन ऑफ इंटरेस्ट को लेके उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट को। ठीक है, अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट को लेके, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रुप बनाए गए होते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए ग्रुप बनाए गए होते हैं पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए। अब ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट इधर इकोनॉमिकल इंटरेस्ट भी हो सकता है, सोशल इंटरेस्ट भी हो सकता है, या पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हो सकता है। मेनली जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पर टाइप्स क्योंकि हमसे पूछा है तो 5 टाइप्स के प्रेशर ग्रुप बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है बिजनेस ग्रुप्स, सेकेंडली हमें देखने को मिलता है लेबर ऑर्गेनाइजेशन, थर्डली हमें देखने को मिलता है फार्मर्स ग्रुप। ठीक है, फार्मर्स ग्रुप। फोर्थ में हम देख सकते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन या प्रोफेशनल ग्रुप। ठीक है, और फिफ्थ में हमें रिलीजियस ग्रुप्स। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप जो कि एग्जिस्ट कर सकते हैं किसी भी कंट्री या किसी भी सोसाइटी में। अब बिजनेस ग्रुप्स क्या होंगे दोस्तों? बिजनेस ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होंगे जो कि अपने बिजनेस इंटरवेंशन के लिए या अपनी उनका जो इंटरेस्ट रहेगा वो पर्टिकुलर इश्यूज ऑफ बिजनेस में रहेगा, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लेके, और जो उन पे बार्स या टैक्स लगाए जाते हैं उनको उनका अपोज करने के लिए, और लेबर्स पे अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए ये बिजनेस ग्रुप्स जो है वो वर्क करेंगे। अब जैसे कि एग्जांपल आपका देख लो, नेशनल एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स जो कि यूएसए में है, साथ ही इंडियन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन इन इंडिया। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं सेकंड टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप जो कि लेबर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अब लेबर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो फाइट करेंगे फॉर प्रोटेक्टिंग लेबर्स इंटरेस्ट है। ठीक है, अपना इंटरेस्ट के लिए ये फाइट करेंगे। अब लेबर्स के या वर्कर्स के जो इंटरेस्ट हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं सबसे पहले कि अपनी जो तनख्वाह है, वेजेस उनको प्रोवाइड किया जाती है, वेजेस को बढ़ाने को लेके हो सकते हैं मुद्दे, इनका इंटरेस्ट है। उसके अलावा वर्किंग आवर्स को लिमिटेड रखने के लिए इनके कुछ मुद्दे हो सकते हैं। उसके अलावा जो सर्विस कंडीशन, इनको जिस कंडीशन में इनको काम करना पड़ता है उस कंडीशन को सुधारने के लिए मुद्दे हो सकते हैं। और कभी कभार इनके मुद्दे रहते हैं फॉर द कंपनसेशन ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, यानी कि अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो कंपनी की तरफ से या इंडस्ट्री की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कंपनसेशन मिल जाए। तो ये सारे इंटरेस्ट रहते हैं जो इन सारे इंटरेस्ट को प्रमोट करे, उनको कहते हैं हम लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि इंडिया में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस और भारतीय मजदूर संघ एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल। अब चलते हैं थर्ड यानी कि फार्मर्स ग्रुप को। तो फार्मर्स ग्रुप जो है वो फार्मर से इंटरेस्टेड जो इश्यूज होंगे उनको प्रमोट करने का काम करेंगे। जैसे कि एडवर्स इफेक्ट बाय मॉडर्नाइजेशन, यानी कि मॉडर्नाइजेशन के चलते फार्मर्स पे जो उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ा है जिससे कि उनको नुकसान हुआ है, ऐसे सारे इश्यूज को उठाने का काम। उसके अलावा फार्मर्स को सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करना, डिफरेंट क्रॉप्स पे डिफरेंट सब्सिडी प्रोवाइड करने के रिलेटेड इशू। उसके अलावा कभी सीजन खराब हो जाए, क्रॉप फेलियर की कंडीशन आ जाए तो उस टाइम पे गवर्नमेंट से कंपनसेशन दिलाने के रिलेटेड इश्यूज। और इसके साथ ही एमएसपी यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस गवर्नमेंट हर एक क्रॉप का दे, इसको लेके इश्यूज जो उठाते हैं फार्मर्स ग्रुप। और प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये भी, जैसे कि एग्जांपल अमेरिकन फार्म ब्यूरो फेडरेशन, और इंडिया में देखें तो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड बाय महेंद्र सिंह टिकैत जो कि उत्तर प्रदेश में। फिर है फोर्थ टाइप प्रोफेशनल ग्रुप्स। अब प्रोफेशनल ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होंगे जो अपना प्रमोट करेंगे अपने इंटरेस्ट को। और प्रोफेशनल ग्रुप्स के कुछ इंटरेस्ट हो सकते हैं अपनी सैलरी को लेके कि उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए। उसके अलावा जो ऑफिशियल प्रेशर है उन पे ज़्यादा ना डाला जाए। तो इस टाइप के जो एसोसिएशंस होते हैं उनको हम प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है इसका टीचर्स एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन, लॉयर्स एसोसिएशन और क्लर्क एसोसिएशन। इस टाइप से आप बहुत सारे प्रोफेशनल ग्रुप्स को लेके, ये प्रोफेशनल जो ग्रुप्स हैं उनसे रिलेटेड ये प्रेशर ग्रुप्स रहते हैं और अपने कंसर्न को इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट पेश करते हैं। फिर आ जाता है फिफ्थ काइंड के ऑर्गेनाइजेशन या फिफ्थ काइंड के प्रेशर ग्रुप जो कि है रिलीजियस ग्रुप्स। रिलीजियस ग्रुप्स क्या होते हैं? दे प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम।
जो कास्ट और कम्युनल एसोसिएशंस होते हैं वो भी सारे के सारे इसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाते हैं और इन्हीं को रिलीजियस प्रेशर ग्रुप्स कहा जाता है। अब जैसे एग्जांपल देखो, अमेरिका में आपको अमेरिकन जूस कमेटी देखने को मिल जाएगी जो कि एक रिलीजियस ग्रुप है। इंडिया में आपको बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपको बजरंग दल और कहीं पर जो ब्राह्मण एसोसिएशन, इस टाइप के क्षत्रिय एसोसिएशन, ब्राह्मण एसोसिएशन, बहुत सारे टाइप के अलग अलग कास्ट कम्युनिटी को लेके बनाए गए एसोसिएशन हैं, वो सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं और अपने अपने रिलीजन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए ये सारे जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो बने हुए होते हैं। तो हमने देख लिया दोस्तों अभी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10। अब अगर आपने वो पीडीएफ बाय करी है तो आप तुरंत उस पीडीएफ में जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 आप आराम से उसमें देखिए और किस तरीके की वर्डिंग यूज करनी है, किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से कीवर्ड उसमें लिखने हैं और किस तरीके से एक्सप्रेस करना है अपने आंसर को, वो सारा उसमें से देख लीजिए। और कुछ ऐसी चीज जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में छूट गई हो उसमें मैंने इंक्लूड करी हो तो वो भी आप देख सकते हैं पॉइंट्स को, ठीक है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ शेयर जरूर करना विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। क्योंकि मैंने देखा दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो क्वेश्चंस तो उन्होंने बहुत सारे बताए हुए हैं बट आंसर्स बताने वाले चैनल कम ही है यूट्यूब में, इसलिए मैं ये शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप इसको जरूर से शेयर करना ताकि हर एक स्टूडेंट तक हेल्प पहुंच सके, क्योंकि अब एग्जाम हैं कुछ टाइम में। और इसी के साथ साथ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाना ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए उसकी भी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ ही साथ जो हमारा चैनल है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से इधर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरआरबी, एसएससी, इन सब की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे चैनल से सपोर्ट मिल सकता है। तो जरूर से आप उस व्यू में भी अपने उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपनी स्टडी जारी रखिए और अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।